हाँ तो स्टूडेंट, जैसे अपन लास्ट क्लास में किसके बारे में करते थे, हेल्मिंथिस के बारे में। तो हमने लिवर फ्लूक पढ़ लिया था। ठीक है, आज बारी है स्टोमक फ्लूक की, यानी जो आमाशय में कौन कौन से परजीवी रहते हैं। तो किसकी बात है आज? स्टोमक फ्लूक की। स्टोमक फ्लूक जो आमाशय के अंदर, किसके अंदर? आमाशय के अंदर। आमाशय के चार पार्ट होते हैं, कौन से? रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एब ओमेजम। ठीक है, ओमेजम और एब ओमेजम। ठीक है, तो चार पार्ट होते हैं। तो ऐसे परजीवी जो आमाशय के किसी पार्ट में रहते हैं, रुमन के पशु के, ठीक है, और रोग पैदा करते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो स्टोमक फ्लूक के बारे में आज अपन शॉर्ट में बात करते हैं। जो मेन है उसी की बात करेंगे, सबकी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी की बात करेंगे, बाकी और किसी की नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो आज बात करेंगे अपन, वो किसकी करेंगे? स्टोमक फ्लूक की, यानी जो आमाशय के कर्मी है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला कर्मी है उसका नाम है एम्पीस्टोमम या एम्पीस्टोमियोसिस। कौन सा है? एम्पीस्टोमियोसिस या फिर एम्पीस्टोमियोसिस। कौन सा है? एम्पीस्टोमियोसिस। जब एम्पीस्टोमियोसिस नाम आए आपके अंदर, तो ध्यान रखना ये मुख्य रूप से किसके अंदर रोग करता है? तो भैंस के अंदर। किसके अंदर? भैंस के अंदर। दूसरा गाय के अंदर, ये ध्यान रखना, भैंस और गाय। कौन सी? बफेलो एंड कैटल। तो क्वेश्चन आ जाए कि एम्पीस्टोमियोसिस मुख्य रूप से कौन सी प्रजाति के अंदर रोग पैदा करता है? तो पहला ऑप्शन क्या जाएगा आपका? भैंस। दूसरा गाय। तो पहला कौन सा जाएगा? भैंस के अंदर। ठीक है, और जो एम्पीस्टोमियोसिस है, ठीक है, वो और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पूछ ले बाई चांस किसी और अन्य नाम से, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला नाम क्या है इसका? पिट्टू। मैंने क्या लिखा है? जैसे पहला नाम क्या लिखा है इसका? पिट्टू। क्या नाम लिखा? पिट्टू। अब पिट्टू का मतलब क्या होता है कि अगर जो एम्पीस्टोमियोसिस है, अगर वो अपरिपक्व है, इमैच्योर है, क्या अपरिपक्व, यानी अभी तक वो जवान नहीं हुआ है, वो बच्चा ही है, अभी तक उसके अंडे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए, वो जवान नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति में अगर वो रोग पैदा कर देता है तो उसको बोलते हैं पिट्टू। तो पिट्टू किसको बोलते हैं? अपरिपक्व एम्पीस्टोमियोसिस को क्या बोलते हैं? पिट्टू। ठीक है, समझ में आ गया? तो पिट्टू किसको बोलते हैं? अपरिपक्व जो एम्पीस्टोमियोसिस का परजीवी है उसको क्या बोलते हैं? पिट्टू। ठीक है, इसलिए इसकी बीमारी का क्या नाम हो गया? पिट्टू। ठीक है, दूसरा नाम है गिलर। तो गिलर का मतलब क्या होता है? आमाशय है, जो पेट के भाग है वो कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल गोल या राउंड। तो इस बीमारी में क्या होता है? जो पेट है, जो आमाशय वो कैसा होता है? गोल, बिल्कुल कैसा होता है? गोल, गोलाकार हो जाता है। तो आमाशय बिल्कुल या पेट जो बिल्कुल गोलाकार हो जाएगा, इसलिए इस बीमारी का क्या नाम है? गिलर। गिलर से मतलब क्या है? पेट क्या हो जाएगा? गोल। ठीक है, नेक्स्ट इस बीमारी का नाम है, उसका नाम है बिस्सी। क्या नाम है? बिस्सी, जैसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट बीमारी का क्या नाम है? बिस्सी। तो बिस्सी का मतलब होता है बदबूदार दस्त। क्या होती है इसमें? बदबूदार दस्त। बदबूदार दस्त होती है, इसलिए इसकी बीमारी को क्या बोला? बिच्छी। ठीक है, और एक और इस बीमारी का नाम है छेरा। क्या नाम है? छेरा। तो आपको पूछ ले पिट्टू, गिलर, बिच्छी या छेरा, कौन सी बीमारी का नाम है? एम्पीस्टोमियोसिस। क्या है ये? स्टोमक फ्लूक है। किसके अंदर आता है? टर्मेटोड में। किस प्रकार का कर्मी है? चपटा कर्मी है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एम्पीस्टोमियोसिस मुख्य रूप से किसकी बीमारी है? तो बफेलो की। यहाँ लिख देता हूं BUFFALO, बफेलो की। किसकी है? बफेलो की। इसके नाम क्या है? पिट्टू। पिट्टू क्यों बना? अपरिपक्व अगर ये परजीवी है इस कारण। गिलर, आमाशय कैसा होता है? बिल्कुल गोल। बिस्सी मतलब बदबूदार दस्त होती है। ठीक है, और क्या नाम है? छेरा। ठीक है, अब ये जो बीमारी है वो किससे होती है? तो जो एम्पीस्टोमम है, जो बीमारी का नाम है, वो एम्पीस्टोमम प्रजाति के जो कर्मी होते हैं, एम्पीस्टोमम प्रजाति के जो कर्मी होते हैं, उससे ये बीमारी होती है। ठीक है, तो जो पहला कर्मी क्या इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको क्या बढ़िया रखना है? पैरा एम्पीस्टोमम सेरवी, ये ध्यान रखना। क्या नाम है? पैरा एम्पीस्टोमम सेरवी। ठीक है, तो पैरा एम्पीस्टोमम सेरवी कौन सा रोग करता है? तो एम्पीस्टोमियोसिस। कौन सा? एम्पीस्टोमियोसिस। किसमें करता है मुख्य रूप से? तो भैंसों में, उसके बाद गाय में, भेड़ बकरी में कर सकता है, पर मेन किसमें करता है? बफेलो के अंदर और गाय के अंदर। ठीक है, बफेलो और कैटल के अंदर मुख्य रूप से करता है, ध्यान रखना। पर मेन कौन सा है? बफेलो। एटियोलॉजी क्या है मेन इसकी? कि
एम्पिस्टोमियोसिस, जो एम्पिस्टोमम प्रजाति है उसके कुछ जीनस से या उसके कुछ परजीवी से होती है, जिसके अंदर पहला कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है पैरा एम्पिस्टोमम सेरी या सेरी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये रहता कहाँ है, कौन से भाग में रहता है, या ये परजीवी कहाँ, तो रुमन में, किसमें रहता है, रुमन में, किसमें रहता है, ये देखो रुमन में, रुमन में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रुमिनल फ्लू। तो इसमें ये किसमें रहता है, रुमन के अंदर। आमाशय के 4 पार्ट होते हैं ना, उसमें किसमें रहता है, रुमन के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रुमिनल फ्लू। तो क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से रुमिनल फ्लू कौन सा है, नाम दे दे, एम्पिस्टोमियोसिस, हिमेनकोसिस, ऑस्ट्रेटोजिया, एस्टेरिया, ठीक है, लिवर फ्लूक, जो भी है, तो उसमें उत्तर क्या जाएगा आपका एम्पिस्टोमम, ठीक है। ये क्या है, रुमन में रहता है, इसलिए इसको रुमिनल फ्लूक बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो दूसरा एक और परजीवी है जो ये रोग पैदा कर सकता है, उसका नाम है पैरा एम्पिस्टोमम माइक्रोबोथ्रियम। कौन सा है, माइक्रोबोथ्रियम, ये भी ये रोग पैदा करता है। वैसे बहुत सारे प्रकार के पेरे एम्पिस्टोमम या एम्पिस्टोमम प्रजाति के, पर आपको मेन कौन सा याद रखना है, पेरी एम्पिस्टोमम सेरी, ठीक है। दूसरा पूछ लिए तो पैरा एम्पिस्टोमम माइक्रोबोथ्रियम, जो कौन सा रोग करता है, एम्पिस्टोमम, किसमें, मुख्य रूप से भैंसों के अंदर। अब इस बीमारी में होता क्या है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है, पर मैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो इसका अगर मध्यवर्ती होस्ट है तो इसका भी कौन सा है, स्नेल, स्नेल जो गेंगा होता है, जो संख था लिवर फ्लू का, वो इसमें क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट या फिर स्नेल। इसकी इन्फेक्टेड अवस्था कौन सी है, यानी रोगकारक अवस्था कौन सी है, उसमें कौन सी थी, मेटासर्केरिया, इसमें भी कौन सी है, मेटासर्केरिया, ये ध्यान रखना, इसमें भी कौन सी है, मेटासर्केरिया। अब इस बीमारी के अंदर मेन लक्षण कौन कौन से मिलते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट लक्षण नहीं है तो पूछेगी भी नहीं, फिर भी आपको याद रखना है। पहला तो इसमें कि पानी की कमी हो जाती है, कमजोर रहता है पशु और सुस्त हो जाता है, ठीक है। तो पानी की कमी, कमजोर और सुस्त, ठीक है। तो जब शरीर में पानी की कमी होती है, उस वर्ड को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जब पशु के शरीर के अंदर तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन स्थिति है। दूसरा क्या है, लगातार बदबूदार दस्त होती है। इसमें क्या होता है कि अभी दस्त लगी, जोरदार बदबूदार, 1 घंटा तक कुछ नहीं हुआ, 1 घंटे बाद वापस दस्त लगेगी, वो भी बदबूदार, 15 मिनट बाद वापस दस्त लगेगी, बदबूदार। तो रुक रुक के बदबूदार दस्त लगती है, जिसको बोलते हैं परसिस्टेंट फोइटेड दस्त या डायरिया, ठीक है। तो परसिस्टेंट फोइटेड डायरिया या दस्त किसमें लगती है, एम्पिस्टोमियोसिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसकी चॉइस ऑफ ड्रग, विशेष औषधि पूछ ले आपको, किसकी, इसकी विशेष औषधि, तो इसका ये ध्यान रखना है। तो मैं आपको क्या याद रखना है कि एम्पिस्टोमियोसिस किससे होता है, तो किससे होता है, तो ये एक एम्पिस्टोमियम प्रजाति का जीव है, जिसका नाम क्या है, पैरा एम्पिस्टोमियम सेरी, ठीक है। ये कहाँ रहता है, तो रुमन में रहता है। तो पहला तो इस बीमारी का नाम याद हो गया, किससे होती है, पैरा एम्पिस्टोमियम में। ये परजीवी किसमें रहता है, तो आमाशय का रोमन पार्ट है, उसमें मुख्य रूप से किसमें रोग करता है, तो भैंस में रोग करता है, ठीक है। तो भैंस याद हो गया, एम्पिस्टोमम याद हो गया, और पैरा एम्पिस्टोमम सेर भी याद हो गया, ठीक है। ये याद रखना है। अब उसके बाद दूसरा लक्षण याद हो नहीं हो, आपको ये जरूर याद रखना है कि इसमें लगातार दस्त होती है, रुक रुक के दस्त होती है, परसिस्टेंट फोइटेड दस्त होती है, ठीक है। अब इसकी विशेष औषधि पूछेगी आपको एग्जाम में, किसी भी स्टोमक फ्लू की नाम क्या जाए, स्टोमक फ्लू, या फिर स्टोमक फ्लू में से इसमें से किसी का भी नाम दे दे कि ये जो स्टोमक फ्लू के 1 2 मैंने 3 लिखे, जैसे आपको ये याद रखना है, इससे ज्यादा पूछेंगे भी नहीं। तो स्टोमक फ्लू पूछो या इनमें से कोई पूछो, ये सभी क्या स्टोमक फ्लू के। तो इसकी विशेष दवा कौन सी है, वैसे बहुत सारी दवाएं हैं, पर मेन कौन सी दवाएं हैं, तो पहली है ऑक्सीक्लोजेनाइड, जिसको बोलते हैं जेनिन। क्या नाम है इसका, ऑक्सीक्लोजेनाइड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन देसी भाषा में जेनिन। दूसरी जो दवाई है उसका नाम है फिनोथायाजीन, जिसको अपन देसी भाषा में या नॉर्मल बोल सकते हैं फिनोरिस, ठीक है। डोज रेट पूछ ले तो डोज रेट आपको लिखनी है 10 से 15 मिलीग्राम प्रति केजी बॉडी वेट, ठीक है। डोज रेट ये है दोनों की। तो अगर ऑप्शन में ये है सबसे पहले तो आपको ये टिक करना है, अगर ये नहीं है तो ये टिक करना है, और दोनों ही है, ठीक है। और एक पूछा है तो ये टिक करना है, और अगर दोनों पूछ ले तो दोनों ही टिक करना है, ठीक है। तो ऑक्सीक्लोजेनाइड जिसको जेनिल बोलते हैं, या फिनोथायाजीन जिसको फिनोविस बोलते हैं, ठीक है।
और किसकी चॉइस ऑफ ड्रग है? स्टोमक फ्लू की, आमाशय के कर्मी की, इसमें से कोई भी हो सकता है। आगे समझ में, चाहे कोई भी हो, उसकी विशेष दवाएं कौन सी है? ऑक्सीक्लोनाजाइड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा स्टोमक फ्लू। पहला स्टोमक फ्लू कौन सा था? एम्प्टी स्टोमक पढ़ लिया। दूसरा कौन सा है? उसके बारे में पढ़ रहे थे। दूसरे का नाम है हिमेनकोसिस। क्या नाम है? हिमेनकोसिस या हिमोनकोसिस। जो दूसरा है उसका क्या नाम है? हिमोनकोसिस। क्या नाम है? हिमोनकोसिस। ठीक है, अब इस हिमोनकोसिस के बारे में ज्यादा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ ले वायर वर्म किससे कहते हैं? इसका नाम क्या? वायर वर्म। तो वायर वर्म किससे कहते हैं? वायर जैसे हिम में फंस जाता है, हिम मतलब बर्फ, बर्फ में जम जाता है, बाहर नहीं निकलता है, तो क्या है? वायर। तो हिम से हिमोनकोसिस और वायर बर्फ में जम जाता है, तो वायर वर्म किसको बोलते हैं? हिमेनकोसिस को। ठीक है, ये आमाशय के कौन से भाग में रहता है? तो एबोमेजम। क्यों किसमें रहता है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि हिमेनकोसिस मुख्य रूप से शरीर के किस भाग में रहता है? तो आमाशय के एबोमेजम भाग में रहता है। ठीक है, पूछ ले इसकी इटियोलॉजी कि हिमेनकोसिस की इटियोलॉजी क्या है? तो हिमेनकोसस कॉन्ट्रैक्टस कौन सी है? पहली तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिमेनकोसस कॉन्ट्रैक्टस, ये ध्यान रखना। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो आपको सही करना है हिमेनकोसिस बोबेलिस। कौन सा? हिमेनकोसिस बोबेलिस। ये किसमें करता है? मुख्य रूप से बफेलो और कैटल के अंदर। ठीक है, ये सभी में कर सकता है, पर ये किसमें करता है? हिमेनकोसिस बोबेलिस ये किसमें करता है? बफेलो और कैटल के अंदर। ये भी ध्यान रखना, ये मेन है आपके वेटरनरी के अंदर। ये भी सही ऑप्शन में से दोनों पूछे तो आपको हिमेनकोसिस बोबेलिस सही करना है वेटरनरी में। अगर ऑप्शन में ये है, दोनों है, तो दोनों को सही करना है। दोनों पूछे गए और ये पूछा तो आपको ये सही करना है। ठीक है, एक और है हिमेनकोसिस पेलिसाई। ये जरूरी नहीं है आपके लिए, पर ये ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हिमेनकोसिस और क्या अन्य नाम क्या है? वायर वर्म किसमें रहता है? आमाशय का जो एबोमेजम भाग है उसके अंदर रहता है। ठीक है, इसका मेन जीनस कौन सा है? तो जीनस कौन सा है? हिमेनकोसिस कॉन्ट्रैक्टस। हिमेनकोसिस कॉन्ट्रैक्टस। दूसरा क्या है? हिमेनकोसिस बोबिलस। बोबिलस से मतलब होता है बफेलो के अंदर करता है मेन रूप से। ठीक है, अब ये करता है क्या? एबोमेजम में रहता है, रक्त पीता है। क्या करता है? रक्त पीता है। अब रक्त पिएगा तो रक्त की कमी होगी, तो साथ में किसकी होगी? हीमोग्लोबिन की कमी। तो इसमें क्या होता है? आरबीसी यानी रक्त और हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा कर्मी है जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी करता है, एबोमेजम पाया जाता है, वायर वर्म कहलाता है। तो कौन सा है? हिमेनकोसिस। ठीक है, यही आपको समझना है। चॉइस ऑफ ड्रग पूछ ले तो इसमें से कोई लगा दो, बाकी लिविस्टोन और हो गया, आपके पास आयरमेक्टिन हो गया, वो भी लगा सकते हो। तो इसमें और क्या लगा सकते हो आप? तो आयरमेक्टिन। ठीक है, दूसरा कौन सा? लिविस्टोन, ये भी लगा सकते हो। ठीक है, या तो दूसरी एंटी प्रोटोजोल ड्रग है या एंटी पैरासाइटिक ड्रग है, वो भी लगा सकते हो। पर मेन कौन सी है? इसमें ये लगा दोगे तो इसका इलाज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना हिमेनकोसिस में। जो तीसरा था वो मैंने था ऑस्ट्रेटोजिया या फिर ऑस्ट्रोजियोसिस। एक ही चीज है, चाहे ऑस्ट्रेटोजिया बोलो, ठीक है, या तो ऑस्ट्रेटाजिया बोलो। जो शॉर्ट फॉर्म मैंने जैसे मैंने लिखाया था, कौन सा है? ऑस्ट्रेटोजिया। या तो ऑस्ट्रेटोजिया बोलो या ऑस्ट्रियोजियोसिस बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है ऑस्ट्रेटाजिया या ऑस्ट्रियोजियो को और किस नाम से जानते हैं? तो ब्राउन स्टोमक या ब्राउन वर्म, भूरा कर्मी। क्या नाम बोलते हैं इसको? भूरा कर्मी। तो भूरा कर्मी पूछ ले या भूरा स्टोमक पूछ ले, कौन सा है? ऑस्ट्रेटाजिया या ऑस्ट्रियोजियोसिस। या तो ऑस्ट्रेटाजिया नाम सब सेम है या ऑस्ट्राजियोसिस। कुछ बुक में आपके में ऑस्ट्रेटोजिया लिखा हुआ है और कुछ बुक में ऑस्ट्रेराजियोसिस लिखा है। तो ऑस्ट्रेराजियोसिस या ऑस्ट्रेटाजिया एक ही चीज है। इसको क्या बोलते हैं? ब्राउन स्टोमक। ठीक है, किस में रहता है? जिस प्रकार हिमेनकोसिस किस प्रकार रहता है? एबोमेजम। ठीक है, ये क्या करता था? ये खून, रक्त और हीमोग्लोबिन को पीता था, जबकि ये क्या करता है? रक्त के प्रोटीन को पीता है। किसके? रक्त प्रोटीन को पीता है। ये ध्यान रखना, ये मुख्य अंतर है, रक्त प्रोटीन को पीता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेटोजिया या ऑस्ट्रियाजियोसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? भूरा कर्मी या ब्राउन स्टोमक। ठीक है, किसको पीता है? रक्त प्रोटीन को। जबकि हिमेनकोसिस किसको पीता था? आरबीसी और हीमोग्लोबिन। हिमेनकोसिस से हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन और आरबीसी को पीता था, जबकि रक्त के साथ किसको पीता है? प्रोटीन को, रक्त प्रोटीन को पीता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका टोटल स्टोमक फ्लू।
इसकी सारी दवाइयाँ कौन सी है वो बताने की जरूरत नहीं है आपको, अगर सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो तो बता दूंगा, पर अभी भी लास्ट क्लास में बताऊंगा, पर आपको अभी ये फिलहाल याद रखना है। नेक्स्ट क्लास अपन बात करेंगे सिस्टोड की, टीनिया वर्म वाले की या मोनेजिया वर्म वाले की, ठीक है। तो अपने लास्ट क्लास में स्टोमक फ्लू के बारे में बात करती, तो अपने टैप वर्म पढ़ते, तो टैप वर्म में हमने दो पढ़ लिए। पहला कौन सा, लिवर फ्लूक, ठीक है, थ्रेसियोला के बारे में। दूसरा स्टोमक फ्लूक जिसमें हमने 3 पढ़े, एम्पिस्टोमम, हिमेनकोसिस और ऑस्टेटोजिया। अब जो नेक्स्ट है तीसरा है ब्लड फ्लूक, यानी रक्त कर्मी, जो रक्त के अंदर रहता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। ये भी क्या है, ट्रमेटोड है। कौन सा है, ये भी ट्रमेटोड है। कौन सा है, ट्रमेटोड। ये भी क्या है, ट्रमेटोड है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। जो पशु के अंदर जो रक्त का कर्मी है, जो ब्लड फ्लूक है, उसका नाम है सिस्टोसोमा। क्या नाम है, सिस्टोसोमा, ठीक है। तो सिस्टोसोमा दो हो सकते हैं, पहला नाम है सिस्टोसोमा नेजेलिस, दूसरा नाम है सिस्टोसोमा बोविस। नेजेलिस का मतलब क्या हो गया, नाक, और बोविस का मतलब क्या हो गया, गाय, ठीक है। तो सिस्टोसोमा भी दो है, एक तो सिस्टोसोमा नेजेलिस, सिस्टोसोमा बोविस। ऑप्शन में कोई भी आ सकता है, ध्यान रखना। पूछ ले ब्लड फ्लू कौन सा है, तो सिस्टोसोमा नेजेलिस और सिस्टोसोमा बोविस। नेजेलिस मतलब नाक है, स्पष्ट है क्या है, नेजेलिस का मतलब क्या है, नाक, ठीक है। और बोविस का मतलब सबको पता हो गया, कौन क्या हो गया, गाय। तो इससे आपको पता चल रहा है मुख्य रूप से किसकी बीमारी है, सिस्टोसोमियासिस, तो गाय की या कैटल की बीमारी। किसकी है, गाय की या फिर कैटल की। समझ में आ गया। तो मुख्य रूप से ये बीमारी किसकी करेगा, कैटल की या गाय की, ये ध्यान रखना। मैन सब में कर सकता है, पर मैन कौन सा है इसमें, गाय। होस्ट कौन सा है, गाय, ये ध्यान रखना। कौन सा है, होस्ट, गाय। तो होस्ट कौन सा हो गया, गाय, होस्ट, ठीक है। तो होस्ट है इसका गाय। तो अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे, ब्लड फ्लू, रक्त कर्मी। नाम क्या है, सिस्टोसोमा। क्या नाम है, सिस्टोसोमा। दो है, सिस्टोसोमा नेजेलिस, नेजेलिस का मतलब नाक, बोविस मतलब गाय। अब नेक्स्ट है, ये परजीवी कहाँ रहता है, तो आपको पता है रक्त परजीवी रक्त में रहेगा, पर कहाँ पे, रक्त पूरे शरीर में। तो जो नाक होता है, नाक में जो सिराएं होती है, जो वेंस होती है, जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, जो नाक की ऐसी सिराएं जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, तो नाक की सिराओं में या वेंस में रहता है। तो नाक की रक्त सिराओं या फिर वेंस के अंदर रहता है। किसके अंदर, वेंस के अंदर। तो नाक की सिराओं या वेंस के अंदर रहता है। इसका आकार कैसा होता है, तो धागे जैसा लंबा होता है। ये याद नहीं रखना है आपको, क्या याद रखना है कि ब्लड फ्लू कौन सा है, सिस्टोसोमिया। कौन कौन सा इंपोर्टेंट है, सिस्टोसोमा नेजेलिस मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और सिस्टोसोमा बोविस, ऑप्शन में कोई भी हो सकता है कि ब्लड फ्लू कौन सा है या रक्त परजीवी कौन सा है। तो रक्त परजीवी कौन सा है, सिस्टोसोमा नेजेलिस या फिर सिस्टोसोमा बोविस। ऑप्शन में दोनों में से कोई भी हो सकता है। बोविस क्यों, कि मुख्य रूप से बीमारी किसकी होती है, गायों की। किसकी होती है, गायों की, इसलिए बोविस। वरना और गायों के अंदर किसके अंदर रहता है, ये नाक के अंदर। तो और है क्या है, टर्मेटोड है। और टर्मेटोड में कौन सा है, ब्लड फ्लू, ऐसा पत्तीनुमा कर्मी जो रक्त के अंदर रहता है। रक्त में कहां पे, नाक में, उसको क्या नाम है, सिस्टोसोमा। तो नाक की रक्त सिराओं में रहता है, ठीक है। कौन सी बीमारी करता है, तो बीमारी का नाम लिखा है मैंने, कौन सी बीमारी करता है, तो ये गायों के अंदर करता है सिस्टोसोमियोसिस। जो नाम है वो कौन सा है, सिस्टोसोमा। क्या करता है, सिस्टोसोमी, हिंदी में लिख दिया है मैंने, सिस्टोसोमियासिस बीमारी करता है। अब इस बीमारी का अन्य नाम क्या है, उपनाम और किस नाम से जान सकते हैं, तो इसको बोलते हैं नेजल ग्रेन्युलोमा, यानी नाक के अंदर गठाने। ग्रेन्युलोमा का मतलब क्या हो गया, गठाने या एब्सेस। क्या बोल सकते हैं इसको, गठाने, या फिर क्या बोल सकते हैं, एब्सेस, एब्सेस, ठीक है। तो नाक के अंदर इसके अंदर क्या होती है, नाक के अंदर गठाने हो जाती है। कैसी, जो अपनी फूल गोभी होती है ना वैसी। तो फूल गोभी की तरह नाक में गठाने हो जाती है, इसलिए इस बीमारी को क्या नाम दिया, नेजल ग्रेन्युलोमा। नेजल का मतलब नाक और ग्रेन्युलोमा का मतलब गठाने या फिर एब्सेस। इसको हिंदी में बोलते हैं नाकोड़ा रोग। क्यों, नाक की सिराई फटेगी बार बार तो रक्त आएगा ना, कि नाक के अंदर प्रेशर है, नाक के अंदर गठान हो रही है, नाक की सिराओं में तो रक्त भी आता है, इसलिए इसको नाकोड़ा रोग बोलते हैं। उसको बोलते हैं सोरनिंग डिजीज। सोरनिंग क्यों बोलते हैं इसको,
या सोरनिक डिजीज क्यों बोलते हैं? क्यों नाक के अंदर अगर गठाने हैं, नाक के अंदर एब्सिस यानी सांस लेने का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है, तो घर घर की आवाज आती है, इसको इसको क्या बोलते हैं? सोरनिक डिजीज। तो नाक के अंदर गठाने हो जाने के कारण या एब्सिस हो जाने के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, वो जोर जोर से सांस लेता है, इसलिए खराटे आते हैं या घर घर की आवाज आती है, इसको क्या बोलते हैं? सोरनिक डिजीज। मुख्य रूप से किसकी बीमारी है? तो मैंने पहले बता दिया है कि मुख्य रूप से किसकी बीमारी है, तो कैटल की या होस्ट। होस्ट कौन सा है इसका? कैटल। ठीक है, अब इस बीमारी में होता क्या है तो देख लो। एक तो नाक में फूल गोभी की जैसी गांठें हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? नेजल ग्रेन्युलोमा। मैंने बता दिया। इस बीमारी क्या होता है? नाक में फूल गोभी के जैसी गठाने या एब्सिस हो जाती है, इसलिए इस बीमारी को क्या बोलते हैं? नेजल ग्रेन्युलोमा या फिर नाकोडा रोग। नेक्स्ट, सांस लेने में कठिनाई होती है, नाक में गठाने हो गए तो सांस लेने में कठिनाई होती है और घर घर की आवाज आती है या फिर खराटे लेता है, इसलिए इस बीमारी को क्या बोला? सोरनिक डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट इसमें होता है राइनाइटिस। राइनाइटिस का मतलब जटिल सर्दी जुकाम। क्या बोलते हैं? जटिल सर्दी जुकाम। ठीक है, तो राइनाइटिस का मतलब क्या हो गया? नाक लाल हो जाएगा, नाक से पानी आएगा, मवाद आएगा, छींके आएगी, जो भी सांस लेने की कठिनाई होगी या श्वसन तंत्र की बीमारी वो सब मिलेगी। ये मेन मेन लक्षण थे, आपको क्या याद रखना है? ब्लड फ्लो कौन सा है? सिस्टोसोमिया। सिस्टोसोमिया के अंदर दो है, या फिर सिस्टोसोमा नेजेलिस नाक में रहता है, किसके नाक में? गाय की। तो सिस्टोसोमा बोविस कहाँ रहता है? तो नाक की रक्त सिराओं में, रक्त प्रतिजीवी है तो नाक की रक्त सिराओं में। अन्य नाम क्या? नेजल ग्रेन्युलोमा। क्यों? नाक के अंदर गोभी की जैसी गठाने हो जाती है। दूसरा नाम क्या? सोरनिक डिजीज। क्यों? सांस लेने में कठिनाई होती है, घर घर की आवाज आती है। ठीक है, इसका उपचार के अंदर बात करते हैं अपन, मोस्ट इंपोर्टेंट उपचार पूछ लेते हैं कई बार, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो टार्टर इमेटिक। ठीक है, बहुत सारे नाम है, पोटेशियम, टार्टर इमेटिक वगैरह, पर मेन कौन सा है? टार्टर इमेटिक। ठीक है, कौन सा है? टार्टर इमेटिक। ध्यान रखना, टार्टर इमेटिक, टार्टर इमेटिक। ठीक है, कितना? 1 से 2%। प्रतिशत भी याद रखना, 1 से 2%। दूसरा नाम इसको और बोल सकते हैं एंटीमोनसन। कौन सा है? एंटीमोसन। ठीक है, एंटीमोसन भी बोल सकते हैं, या तो टार्टर इमेटिक या एंटीमोसन। तो टार्टर इमेटिक की डोज रेट क्या है? तो 2 मिलीग्राम प्रति केजी बॉडी वेट, या तो सबकट लगाना है त्वचा के नीचे, या आईएम यानी इंट्रामस्कुलर लगाना है। ठीक है, तो 2 mg प्रति केजी बॉडी वेट है, कौन सी? टार्टर इमेटिक की। या फिर और कौन सी है? एंटीमोनसन। ये कितनी है? 1.7 mg। इसकी ये भी कितनी है? 2 मिलीग्राम प्रति केजी बॉडी वेट। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड फ्लो खत्म, यानी टर्मेटोड यहां तक आपने क्या बोला? टोटल खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टोड का, थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि ये इसी में सभी को तकलीफ आती है। ये पूछते हैं गिड्ड बीमारी, मानव के अंदर बीमारी, किसकी लार्वावस्था से क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और ये डिटेल में कोई नहीं बताता। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, ध्यान रखना। अगर आप नई वीडियो नहीं देखना चाहते मत देखो, पर ये वीडियो जरूर देखना, ये कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो सिस्टोड को मैं आराम से ले रहा हूं क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट क्लास है, कोई नहीं बताता है और कंफ्यूजन की बात होती है। ठीक है, तो सिस्टोड की बात करते हैं अपन। तो दूसरा अपन जो प्लेटी हेलमंथिस है उसमें टर्मेटोड के बारे में पूरा पढ़ लिया, जिसके अंदर 3 पढ़े हमने, लिवर फ्लू, स्टोमक फ्लू, ब्लड फ्लू, खत्म। उसके बाद दूसरा प्लेटी हेलमंथिस सिस्टोड, यानी इसको हिंदी बोलते हैं फित्ते नुमा कर्मी, यानी फित्ते के आकार के चपटे कर्मी। तो सिस्टोड के बारे में बात करते हैं। तो जितने भी सिस्टोड होते हैं उनका आकार कैसा होता है? पहली बात तो फित्ते नुमा जैसा, कैसा? फित्ते के आकार जैसा। कैसा होता है? जैसा फित्ता होता है उस आकार का। अब इसकी मेन इंपोर्टेंट क्या बात, इसके में एक शब्द आता है जिसका नाम है स्कॉनिक्स। क्या नाम है? स्कॉनिक्स। तो क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन से हेलमंथिक्स में स्कॉनिक्स पाए जाते हैं? सिस्टोड में, टर्मेटोड में, इसमें किसमें? तो स्कॉनिक्स का मतलब क्या होता है कि इसके मुंह के अंदर इसके गर्दन होती है ना, सिर, तो सिर में कुछ ऐसे हुक होते हैं जो खून को चूसते हैं। ठीक है, तो खून को चूसने वाली जो संरचना है, खून को पीने वाली जो संरचना है जो सिर में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्कॉनिक्स। तो रक्त सूचने वाला मुंह, ये क्या करता है? रक्त को पीता है, या रक्त को सूचने वाला जो मुंह है, रक्त को खींचने वाला जो मुंह है, उसको क्या बोलते हैं? स्कॉनिक्स। किसमें पाई जाती है? सिस्टोड में। नेक्स्ट, इसमें आहार नाल नहीं पाई जाती, जबकि इसमें आहार नाल पाई जाती है, यानी पाचन तंत्र इसमें नहीं पाया जाता। आहार नाल नहीं पाई जाती, आमाशय, आंतें वगैरह इसमें नहीं पाई जाती, ध्यान रखना, आहार नाल इसमें नहीं पाती। नेक्स्ट, इसके शरीर के 3 खंड होते हैं। शरीर के कितने भाग होते हैं? सिस्टोड के 3। पहला सिर, तो सिर के अंदर खून को पीने की, खून को निकालने की, खून को चूसने वाली संरचना होती है जिसको बोलते हैं स्कॉनिक्स। ठीक है, दूसरी संरचना होती है जो सिर के नीचे होती है, इसको बोलते हैं अस्ट्रोबिलिया। आपको याद, इतना याद नहीं रखना। उसके बाद होती है गर्दन।
आपको मेन याद रखना है स्कोलिक्स। वैसे 3 संरचना होती है, सिर के अंदर खून चूसने वाली स्कोलिक्स बोलते हैं, जो सिर के नीचे होती है उसको ऑस्ट्रोपीलिया, उसके बाद आती है गर्दन। तो इतना याद रखना, आपको सिर्फ स्कोलिक्स याद हुई तो रखना, ठीक है। जो खून चूसने वाली संरचना होती है सिस्टोड में पाई जाती है। नेक्स्ट, अब जो अधिकतम टैपवर्म होते हैं, यानी जो सिस्टोड होते हैं, जो पत्तेनुमा कर्मी होते हैं अधिकतम, उनका जीवन चक्र कैसा होता है? इनडायरेक्ट। मैंने क्या लिखा है, इनका जीवन चक्र कैसा होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? मैंने बताया कि अपने पास जैसे ये है एक इंसान, ठीक है, और दूसरा है ये इंसान, ठीक है। अपने पास कितने? 2 इंसान हैं। ये हो गई नदी, ये भी हो गई नदी, ये पूरी नदी है, क्या है? नदी है। ये क्या है? नदी, ठीक है। और ये हो गया घास का स्थान, ये क्या है? घास है, क्या है? घास, ठीक है। अगर ये सीधा कूद के यहां आ जाता है, ठीक है, ये सीधा कूद के यहां आ जाता है तो इसको बोल देंगे डायरेक्ट, ठीक है। और अगर ये पहले यहां आएगा, इसमें तैर के फिर इसमें आएगा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। तो मैंने क्या बोला? 2 चीजें आ गई, एक जो ए नंबर है और दूसरा है बी नंबर। जो ए नंबर है वो नदी को सीधा लाट के, सीधा कूद के इस स्थान पे आ गया, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट। दूसरा बी वाला है जो सीधा डाक के नहीं आ रहा है, ये नदी में तैर के आ रहा है, इसको प्यास लगी हुई है, अगर ये पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, इसको पानी की जरूरत नहीं है, इसने पहले से पानी पी रखा है, इसके शरीर में पानी है, इसके पास पानी की बोतल है, तो इसके पास क्या है? पानी है, पहले से पानी, क्या इसके पास पानी है, इसके पास पानी नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास पानी है वो पानी पीने नहीं आएगा ना, तो वो क्या करेगा? सीधे ही यहाँ आ जाएगा कूद के, पानी को टच नहीं करेगा। और जिसके पास पानी नहीं है, पानी पीना है, इसको प्यास नहीं लगी है, इसको प्यास लगी है, तो ये क्या करेगा? नदी में आएगा, पानी पिएगा, फिर ही आएगा, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। क्या हो गया? इनडायरेक्ट। तो उसी प्रकार कुछ टैपवर्म होते हैं, कुछ टैपवर्म, अधिकतर में कुछ टैपवर्म, कुछ टैपवर्म। तो कुछ टैपवर्म के जो जीवन चक्र होता है, यानी जब वो पैदा होता है, पैदा होने से लगाकर बड़ा होगा, जवान होगा, यंग होगा, यानी बड़े होने तक अपना जो जीवन चक्र बिताता है, जो जीवन चक्र बिताता है, तो कुछ का जीवन चक्र तो कैसा होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि अपना जीवन चक्र जीने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें किसको पड़ी थी? पानी की आवश्यकता, ठीक है। तो इसी प्रकार कुछ टैपवर्म को एक अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, उस चीज को बोलते हैं माइट। क्या बोलते हैं? माइट। तो कुछ परजीवी अपना जीवन चक्र खोजने के लिए मध्यवर्ती होस्ट, अब ये क्या हो गया? इसका मध्यवर्ती होस्ट हो गया ना, मध्यवर्ती होस्ट। तो ये क्या हो गया? मध्यवर्ती होस्ट। ये क्या हो गया? मध्यवर्ती होस्ट, मध्यवर्ती होस्ट। तो कुछ टैपवर्म को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मध्यवर्ती होस्ट की आवश्यकता पड़ती है, फिर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। जबकि कुछ टैपवर्म को कुछ सिस्टोड या टैपवर्म को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इसकी यानी मध्यवर्ती होस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यही बात लिखी है कि कुछ टैपवर्म का जीवन चक्र इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, जिनको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए किसी मध्यवर्ती होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। और वो मध्यवर्ती होस्ट कौन सा हो सकता है? माइट। कौन सा होता है? माइट। माइट एक परजीवी है, एक्सटर्नल पैरासाइट है, बाह्य परजीवी है, तो माइट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और कुछ एक ऐसे परजीवी होते हैं जिनका जीवन चक्र कैसा होता है, जैसे ये लिख दिया, जिनका जीवन चक्र डायरेक्ट होता है, जिनको मध्यवर्ती होस्ट यानी माइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। कौन कौन से मैं बाद में बताऊंगा, पहला इतना सुन लो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि कुछ ऐसे परजीवी है जिनका जीवन चक्र कैसा होता है, जिनका जीवन चक्र कैसा होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब अपना जीवन पूरा करने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता पड़ती है उनको, किसी और मध्यवर्ती होस्ट की आवश्यकता पड़ती है, उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट जीवन चक्र होता है कुछ टैपवर्म का। कुछ टैपवर्म का जीवन चक्र डायरेक्ट होता है, जिनको जीवन चक्र पूरा करने के लिए, जीने के लिए किसी मध्य चीज की या मध्य होस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको क्या बोलते हैं?
डायरेक्ट टैप वर्म। ठीक है, अब उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैंने क्या लिखा है कि टैप वर्म का जीवन चक्र इनडायरेक्ट होता है, बट हाइमेनोलेप्सिया नाना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना वर्ड कौन सा, हाइमेनोलेप्सिया नाना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना कौन सा, HYMENO, हाइनोलेप्सिया नाना। हाइनोलेप्सिया नाना का टैप वर्म कैसा जीवन चक्र कैसा होता है, इनडायरेक्ट, बट इसका कैसा होता है, इनडायरेक्ट। ठीक है, इनको एग्जाम्पल है, इनको जिंदगी जीने के लिए किसी मध्यवर्ती होस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किस प्रकार का है, डायरेक्ट टैप वर्म में कैसा है, डायरेक्ट जीवन चक्र होता है। तो ध्यान रखना कि अधिकतम टैप वर्म उनका जीवन चक्र तो इनडायरेक्ट होता है, जो अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मध्यवर्ती होस्ट जो कौन सा होता है, मुख्य रूप से माइट, उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लेकिन कुछ एक जो टैप वर्म होते हैं वो जीवन चक्र पूरा करने के लिए मध्यवर्ती होस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, हाइमेनोलेप्सिया नाना। हाइमेनोलेप्सिया नाना, इसको जीवन चक्र पूरा करने के लिए किसी मध्यवर्ती होस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसका जीवन चक्र क्या होता है, डायरेक्ट। क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा सिस्टोड या कौन सा फित्तेनुमा कर्मी का जीवन चक्र डायरेक्ट होता है, या जिसको मध्यवर्ती होस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो कौन सा है, हाइमेनोलेप्सिया नाना। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है कि जो कुछ टैप वर्म है इसमें से जिनका जीवन चक्र इनडायरेक्ट होता है, यानी होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ टैप वर्म का होस्ट क्या होता है, मध्यवर्ती होस्ट। मैं यहां लिख देता हूं समझाने के लिए। तो मैंने क्या बात बोली थी कि कुछ टैप वर्म है, कुछ टैप वर्म, इनका जीवन कैसा होता है, जीवन चक्र कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब जीवन चक्र के लिए किसकी आवश्यकता होगी, मध्यवर्ती होस्ट की। किसकी, मध्यवर्ती होस्ट की। तो मध्यवर्ती होस्ट, और दूसरी चीज क्या लिखी थी, एक साइज तो ये हुई, दूसरी चीज क्या लिखी थी कि कुछ टैप वर्म जिनका जीवन चक्र कैसा होता है, डायरेक्ट, यानी मध्यवर्ती होस्ट की आवश्यकता नहीं होती, मध्यवर्ती की आवश्यकता नहीं होती। यहां तक बताया था, दो चीजें हमने पढ़ी थी। इसमें तो क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, हाइमेनोलेप्सिया नाना, इसका जीवन चक्र कैसा होता है, डायरेक्ट। यहां समझ में आ गया। और कुछ मैंने क्या बोला, कुछ टैप वर्म ऐसे होते हैं जिनका जीवन चक्र क्या होता है, इनडायरेक्ट, यानी मध्यवर्ती होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। और जिनको मध्यवर्ती होस्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसमें मध्यवर्ती होस्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक में तो क्या होगा, माइट। अब माइट क्या है, तो माइट ये बाह्य परजीवी है। क्या है, बाह्य परजीवी है। ये बाह्य परजीवी है, माइट क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। तो माइट क्या है, बाह्य परजीवी है, बाह्य परजीवी है। जैसे जो चिचड़ा नहीं होता उसी प्रकार का बाह्य परजीवी है माइट। और कुछ है कि जो मध्यवर्ती होस्ट हैं, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, कोई पशु हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई भी पशु। और इनका जो होस्ट होगा वो होस्ट क्या होगा, पशु। और इनका भी होस्ट कौन सा हो सकता है, पशु या मानव, पशु या मानव। तो मैंने क्या बोला है कि तो अब जो मध्यवर्ती होस्ट है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। मैंने ये बता रहा हूं कि मध्यवर्ती होस्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है माइट, या कोई भी पशु, कोई भी गाय भैंस बकरी कोई भी हो सकता है मध्यवर्ती होस्ट। ठीक है, होस्ट पशु हो सकता है, और इसमें पशु और मानव दोनों ही हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो मैंने क्या बोला, कुछ टैप वर्म का जीवन चक्र इनडायरेक्ट होता है, इनको जीवन चक्र जीने के लिए मध्यवर्ती होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब ये अपना जीवन चक्र दो प्रकार के मध्यवर्ती होस्ट में बिता सकता है। ठीक है, कि माइट बाह्य परजीवी पशु, उसके बाद पशु, और पशु से मानव। अब शॉर्टकट सीधा इसको मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूं आपको, कैसे, हाउ मेनी पॉसिबल। ठीक है, जैसे कि ये एक टैप वर्म है। क्या है, टैप वर्म।
ये एक टैपवर्म है, 1 नंबर, ठीक है। ये अपना जीवन चक्र जी रहा है, अपना जीवन चक्र जीते जीते ये किसमें आ गया, माइट के अंदर, ठीक है। अपने जीवन का कुछ भाग किसमें बिताया इसने, माइट में। फिर माइट से निकल के किसमें आ गया, ये अन्य पशु, कोई भी गाय भैंस बकरी कुत्ता किसी में भी अन्य पशु के अंदर आ गया, तो ये क्या हो गया, इसका परमानेंट होस्ट, ठीक है। अब दूसरा टैपवर्म है, ये दूसरा कैंसर टैपवर्म, ये टैपवर्म संख्या क्या है, दूसरा, ठीक है। इसका जीवन चक्र पूरा करना है, जीवन पूरा करना है। इसका मध्यवर्ती होस्ट हो गया, ठीक है, मध्यवर्ती होस्ट क्या, अन्य पशु हो गया कोई भी, ठीक है, गाय भैंस कोई भी। उसका बाद इसका जो अन्य होस्ट वो पशु हो सकता है या फिर मानव हो सकता है, कोई भी मानव या पशु दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जिस टैपवर्म का मध्यवर्ती होस्ट माइट होता है, ये क्या है, मध्यवर्ती होस्ट है। दोनों क्या है, ये मध्यवर्ती होस्ट है, मध्यवर्ती होस्ट, मध्यवर्ती होस्ट। और ये क्या है, परमानेंट होस्ट है, क्या है, परमानेंट होस्ट है, परमानेंट। ये भी क्या है, परमानेंट। यानी जिन टैपवर्म का जीवन चक्र इनडायरेक्ट होता है, ये कैसा है, इनडायरेक्ट प्रकार का जीवन चक्र है, कैसा है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में 2 प्रकार के मध्यवर्ती होस्ट हो सकते हैं, एक तो हो सकता है केवल माइट और एक हो सकता है पशु, ठीक है। तो माइट में एक टैपवर्म कुछ अपना जीवन चक्र का कुछ भाग माइट में बिताएगा। माइट क्या है, बाह्य परजीवी है, ठीक है। उसके बाद ये किसी पशु के शरीर में चला जाएगा, कैसे जाता है वो बात की बात है, अलग से की। दूसरा टैपवर्म में वो अपने जीवन का कुछ भाग किसी अन्य पशु में बिताएगा, कुछ भाग, ये भी क्या जाएगा, कुछ भाग अपने जीवन का कुछ भाग, अपने जीवन का कुछ भाग पशु में बिताएगा। उसके बाद दूसरे पशु या फिर मानव में चला जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, 2 प्रकार के मध्यवर्ती होस्ट हो सकते हैं इनडायरेक्ट में, जीवन और डायरेक्ट में। जिनको मध्यवर्ती होस्ट यानी ना तो इसकी जरूरत होती है ना ही इसकी जरूरत होती है, सीधा ही इसमें रहता है। वो एग्जाम्पल क्या था, हाइमेनियोलेप्सिया नाना, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से टैपवर्म है जिनका जीवन चक्र ये होता है और कौन से रोग करता है और किसमें करता है, और ऐसे कौन से टैपवर्म है जिनका जीवन चक्र इस प्रकार का होता है और ये कौन कौन से पशुओं में या मानव में कौन से रोग करता है, ठीक है। ओके, समझ में नहीं आया कमेंट करो, और अच्छी क्लास लगी हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, दूसरों को भी पता होना चाहिए कि हमको इतना कुछ मिल सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट।